नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुए 10 महीने हो गए हैं, अभी भी इसके खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों देशों के तेवर भी कम नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में रूस यूक्रेन जंग वर्तमान में किस स्थिति में है और किस ओर बढ़ रहा है, ये हर कोई जानना चाहता है और इसी को हम भी समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं सर, और पहला सवाल आपसे हम यही पूछेंगे कि वर्तमान में रूस यूक्रेन जो जंग है वो किस स्थिति में है, और लगभग 10 महीने पूरे हो गए हैं इस युद्ध के। 2 महीने बाद ये फरवरी में 1 साल हो जाएगा। इतने लंबे समय तक इस जंग के चलने के कारण क्या है सर? सबसे पहले कि देखिए, ये युद्ध जब शुरू हुआ था तो पुतिन ने बोला था कि एक स्पेशल ऑपरेशन है। बिल्कुल, कि एक स्पेशल ऑपरेशन है जिसको लेकर के वो चल रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं कोई लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। बिल्कुल, एक स्पेशल ऑपरेशन है जिसके लिए हम करने जा रहे हैं। और मेन उन्होंने लिया था कि नाटो हमारे बगल में नहीं आना चाहिए और यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं होना चाहिए, जो लेकर के वो चले थे। और उस समय ये लगा था कि शायद उन्होंने उससे पहले एक्सरसाइज भी की थी अपनी। उन्होंने अक्टूबर में, अगर देखा जाए, नवंबर दिसंबर में अपनी एक्सरसाइजेस की थी ट्रुप्स के साथ, और उसके बाद इन्होंने सीधा फरवरी में ये लॉन्च कर दिया था। हालांकि नवंबर में CIA ने रिपोर्ट भी दी थी, वहां उन लोगों ने भी वो किया था, दिखाई थी, आशंका जताई थी कि ये हो सकता है। और जब ये चला था तो सभी ने सोचा कि शायद ये जंग जल्दी खत्म हो जाए, जिस तरह रूस आगे बढ़ा। लेकिन दोनों तरफ से, रूस की तरफ से भी गलतियां हुई। उन्होंने सोचा कि हम जल्दी चले जाएंगे। उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लिया। बिल्कुल, संभाल नहीं पाए अपने आप को, सीधा कीव पर पहुंच गए। बाकी आपको पता ही है कि उसके बाद क्या हुआ। और यूक्रेन की तरफ से जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा रेजिस्टेंस उनको मिला। बिल्कुल। तो इस वजह से आगे वो बढ़े। फिर उन्होंने गलती की, उन्होंने जो एरिया कैप्चर कर लिया था, तकरीबन 20% टेरिटरी, बहुत ज्यादा होता है जो उन्होंने ले लिया था, और इंपॉर्टेंट जगह ले ली थी, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। वो उन्होंने अपने डिफेंस से जमा नहीं ली, जिससे कि वो काउंटर अटैक या बाकी जो नॉर्मल होता है मिलिट्री टर्म्स में टैक्टिकली, कि वो रुक जाएं, और वही उनको नुकसान उठाना पड़ा। और इसी बीच में जो सपोर्ट था, मिलिट्री सपोर्ट, खास करके इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट, वो आने लगा काफी अमेरिका की तरफ से। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, नाटो का तो मैं देखूं तो बहुत कम रहा। मेनली अगर मैं एक तरह से कहूं तो अमेरिका और रशिया की लड़ाई होगी थ्रू यूक्रेन। हाँ। और आप देखें अगर, तो अमेरिका जहां भी इन्वॉल्व हुआ है, बिल्कुल, हर जगह लड़ाई लंबी चली है। आप वियतनाम ले लीजिए, 1.5 साल करीब। बिल्कुल। आप इराक ले लीजिए, वहां भी तकरीबन 1.5-2 साल की लड़ाई चलती रही। और लेटेस्ट तो आपने अफगानिस्तान देखा ही, वहां तो पूरे 20 साल चलते रहे। तो जहां भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है अमेरिका का, वो हमेशा लड़ाई लंबी चलती रही है, जब तक कि उसे देखा कि अमेरिका का नुकसान होने लगे, और तब जाकर के उन्होंने वहां से जगह छोड़ी। जैसे क्या हुआ वियतनाम देखिए, वियतनाम में अमेरिका के खुद की पब्लिक इतनी ज्यादा उसमें परेशान होगी, उन्होंने कहा कि हम क्यों लड़ रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस होने लगे, और तब जाकर के उन्होंने जो है वहां से वापस आए। इराक में जब उनको लगा कि नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया, हम इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते, तो उन्होंने वापस लिया। और यही हाल अफगानिस्तान में हुआ। तो ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि अमेरिका और रूस मिल करके इसको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन ये आपने एक चीज जब पूछी है, तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि ये बड़ी सोची समझी लड़ाई है। ऐसे नहीं कि अमेरिका का, बिल्कुल प्री प्लान्ड है। ये अमेरिका ऐसे नहीं कूद पड़ा इसमें कि सिर्फ यूक्रेन में आ गया या नाटो ने बोला और मदद करने पहुंच गए। अब मैं आपको और ऑडियंस को जरा याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 से ही तकरीबन ये चीज शुरू हो गई थी। और पीछे नहीं जाएंगे कि क्या हुआ था 1991 में, जब रूस का विघटन हुआ, अमेरिका का फायदा हुआ, सुपर पावर अमेरिका बना, और तब से
रूस लगभग नीचे होता गया, मतलब हर जगह नीचा दिखाया गया उसको, खुद के देश में और पश्चिम हावी होता गया और ये जो रूस कमजोर होता गया और इनको कमजोर समझा जाने लगा, हालांकि मजबूत होते हुए भी रूस को कमजोर समझा जाने लगा उस समय। तो ये सब चीजें वहां चलती रहीं। और ये जो मैं स्टडी की बात कर रहा हूं, 2019 में रैंड कॉर्पोरेशन बड़ा फेमस है, आपको पता ही है, मिलिट्री थिंक टैंक है, उसमें एक स्टडी कमीशन कराई थी पेंटागन ने, और उस स्टडी का एम यही था कि रशिया को किस तरह कमजोर बनाना है। ये स्टडी उन्होंने नाम दिया था एक्सटेंडिंग रशिया, बिल्कुल, और विद द एडवांटेज टू अमेरिका। तो उसमें उन्होंने स्टडी बेसिकली यही था कि किस तरह रशिया को कमजोर बनाया जाए, इतना उसको ओवर स्ट्रेच कर दीजिए कि वो संभाल नहीं पाए वो चीजों को। और मैं थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि जो उसमें था क्या स्टडी में, और आप कंपेयर कीजिए कि क्या क्या हो रहा है। रेफर कर रहा हूं। बिल्कुल, आप देखिए इसमें इन्होंने बोला था कि ऐसे हम मेजर्स लें जो कि जहां पर अमेरिका एडवांटेज में रहे और रशिया जो है कमजोर हो। बिल्कुल, तो वो पहले वो आइडेंटिफाई किया इन्होंने और उसको किया। दूसरा उन्होंने जो इसमें वो डाला था उन्होंने कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे करें हम, इन्होंने दिया था कि इसको इतना स्ट्रेच कर दीजिए रशिया को कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए, रिजीम चेंज कराइए। रशिया में भी वो बेलारूस जो इनके साथ का है उसमें भी है कि उसका भी रिजीम चेंज कराइए, गवर्नमेंट चेंज कराइए। फिर उन्होंने बोला कि जो इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है रशिया की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, गैस है, उसको कम कीजिए, उस पर रोक लगाइए। फिर था इन्होंने जो दिया था, इसमें लिखा है बड़ा क्लियरली, उसमें दिया हुआ है रिड्यूस नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स, वो कम कराइए। और पाइपलाइन की भी बात लिखी है आगे, और ही दिया हुआ है कि जो पाइपलाइन एक्सपेंशन नॉर्थ टू तब बनना शुरू हुआ था, इनको जर्मनी और इनके बीच में, रशिया के बीच में चला था। इस स्टडी में लिखा हुआ है कि हिंडर पाइपलाइन एक्सपेंशन। ये 2019 की रैंड कॉर्पोरेशन में रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। चौथा पॉइंट उसमें दिया था इंपोज सैंक्शंस, उसी स्टडी में दिया हुआ है इंपोज सैंक्शंस। तो आप देखते जाइए कि क्या क्या चीजें कैसे चल रही हैं। फिर उसमें था कि इसमें प्रोवाइड लीथल एड टू यूक्रेन। 2014 क्रीमिया के बाद, ये स्टडी के बाद ये आया था, ये 2019 में कह रहे हैं कि लीथल एड दीजिए यूक्रेन को। आप देख लीजिए मिला। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा पहले भी, लड़ाई यूक्रेन रशिया की नहीं है, ये पहले रशिया की स्टडी है जो इसमें आई है। तीसरी चीज उन्होंने, जो अगली पांचवी चीज उन्होंने बोला है कि प्रमोट रीजनल चैलेंजेस इंक्लूडिंग फॉर बेलारूस। अगल बगल में ऐसे हालात बना दीजिए कि चैलेंजेस इनको हो। रिड्यूस रशियन इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में रशिया काफी आगे जा रहा था, हम भी जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहा है, कर रहे हैं, बट काफी आगे था। बिल्कुल, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि इसमें जो है, और इसलिए जा रहा था सेंट्रल एशिया में इथनिक, अगर देखा जाए तो रशिया और ये सेंट्रल एशिया के लोग एथनिक कॉम्पेटिबिलिटी है, लगभग एक ही एथनिक उससे हैं, तो इसलिए वो आगे जा रहा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने बोला। फिर उन्होंने लिखा है कि मेजर्स टू डिमिनिश डोमेस्टिक एंड फॉरेन सपोर्ट टू रशिया, वो भी आप रोकिए। फिर उन्होंने लिखा कि चेक ब्लैक सी बिल्डअप। इन्होंने उस समय कहा था कि ब्लैक सी में नेचुरली क्रीमिया के और ब्लैक सी में ही बिल्डअप अपना कर रहा था, उसको चेक कीजिए। और इन्होंने दिया था कि इंक्रीज यूएस एंड नाटो फोर्सेज इन यूरोप। ये स्टडी है, और आप बताइए कोई ऐसी चीज है जो इसमें से जो नहीं चल रही है, जो आपने 10 महीने से हमने देखा है। 2019 की स्टडी है जो अभी कुछ दिन पहले इसमें आई है। तो जब ये स्टडी करके, इतना कुछ करके और ये आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये अपने एम रशिया, अमेरिका ने भी बना लिया था, जिसके के ऊपर ये चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जब तक रशिया और अमेरिका सामने नहीं आएंगे, मिल बैठ के बात नहीं करेंगे, तो ये चीज खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि लड़ाई यूक्रेन की तो रही नहीं गई। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, और इसीलिए मुझे नहीं लगता, जैसे दोबारा मैं कह रहा हूं कि जब तक इनकी आपस में बात नहीं आएगी, ये
खत्म नहीं होने वाला नहीं है। लेकिन क्या क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, क्या आपको लगता है कि इन 10 महीने में दोनों ओर से चूक हुई है, उस चूक का नतीजा है कि ये युद्ध इतना लंबा चल रहा है? देखिए, चूक तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप एक तरफ देखें तो पहले तीसरे चौथे महीने में ही जेलेंस्की ने एक बार बोलना शुरू किया था कि हम बात करने बिल्कुल चाहते हैं। बातचीत शुरू भी हुई थी, बिल्कुल। एक टर्की मीडिएटर बनकर के 2 बार कोशिश हुई और इस्तांबुल में ही फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन वो बातचीत नहीं चल पाई दोनों की वजह से। उस समय मैं ये कहूं कि कुछ रशिया की वजह से ज्यादा था, इनकी कम थी, यूक्रेन की, लेकिन ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। और तीसरी चीज मैं डालूंगा कि शायद मुझे लगता है कि उस समय अमेरिका या नाटो ने होने भी नहीं दिया, बिल्कुल, कि उनका एम अचीव नहीं हो रहा था जो हम अभी स्टडी में देख रहे थे। बिल्कुल। तो ये भी चीज थी जो बात आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद जब ये इनको वेपन्स मिलने शुरू हो गए और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और बाकी वॉरफेयर इतना बढ़ गया कि जेलेंस्की को अमेरिका और नाटो ने इतना ऊपर उठा दिया कि उनको लगा कि अब तो मैं जो है बहुत बड़ा लीडर बन गया हूं। तो इन्होंने कहा कि मैं भी जो है बातचीत नहीं करूंगा। हालांकि रशिया अभी भी कह रहा है, इन्होंने बोला है कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब यूक्रेन का कहना है कि जब तक हमें सब कुछ वापस नहीं मिलता, इंक्लूडिंग क्रीमिया नहीं वापस मिलता, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। तो ये चीज इसको अभी तक रुकने नहीं दे रही है। लेकिन अगर सिर्फ ये लोग रशिया और यूक्रेन अपना देखें कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन का देखिए आप, 4 करोड़ की पॉपुलेशन थी, तकरीबन 80 लाख से ऊपर, मैं तो ये कहूंगा 80 लाख तो ये यूएन में जाइए तो यूएनओ कह रहा है कि 60 लाख के आसपास जो कि बाहर चले गए हैं, और जो बाहर गए हैं मैक्सिमम औरतें बच्चे गए हैं, क्योंकि इन्होंने 45 साल से ऊपर वालों को तो बाहर जाने नहीं दिया। तो अगर तकरीबन जो बाकी न्यूज है ऐसे निकल गए हैं जिनका कि रिकॉर्ड नहीं है, तकरीबन 1 करोड़ पॉपुलेशन वहां चली गई है। इंटरनली इनके 60-70 लाख डिस्प्लेस्ड हैं। तो इस पॉपुलेशन में 2-2.5 करोड़ का जो लोग रह गए हैं, पहली बात उनकी क्या हालत है, क्या कंडीशन है। बिल्कुल। और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है हर एक चीज का कि न बिजली है न घर, आप देखिए रोड्स, इनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तो डैमेज हो चुका है। तो अगर अभी नहीं रुकेंगे तो कब रुकेंगे? अगर ये बातचीत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? रशिया का देखिए बहुत खर्च आया है, रशियन पॉपुलेशन भी काफी परेशान है, क्योंकि उनके इतनी ज्यादा लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद रशिया तो आगे बढ़ सकता है, रशिया बढ़ सकता है। रशिया का अभी भी इतना डैमेज नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनल डैमेज नहीं हुआ है, डैमेज हुआ नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा तो यूक्रेन पर हो रहा है। और ये जब तक जेलेंस्की नहीं समझेंगे और इसके लिए ये अपने लोगों को अगर साथ में लेकर के उनके लिए नहीं सोचेंगे, सिर्फ अमेरिका की बात सुनते आएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसका सलूशन मिल सकता है। सर, हमने अभी रूस यूक्रेन जंग की वर्तमान स्थिति की बात की। जो हमने देखा था कि रूस के राष्ट्रपति ने जब ये शुरू हुआ था तब काफ़ी एग्रेसिव रुख अपनाया था, लेकिन हाल में ही उन्होंने कहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं। बिल्कुल। क्या रूस के सोच में कोई बदलाव आया है? क्या रूस युद्ध को ख़त्म करने की अपनी ओर से कोशिश कर रहा है? हालांकि आपने तो अभी कहा कि अभी उम्मीद कम है, लेकिन रूस का रुख इस वक्त क्या है? क्योंकि पुतिन का बयान बहुत कुछ कहता है कि हम बातचीत को तैयार हैं। देखिए, पुतिन का अगर आप देखें तो 2-3 बयान बीच में आए थे। पहले तो उन्होंने बोला कि वो अपना एम अचीव करके ही रुकेंगे। उनकी जो इनका एम था, उन्होंने कहा कि वैश्विक मंचों पर ये बताया है कि हमारे एम क्या क्या है। उन्होंने बोला कि लड़ाई नहीं, हम तो स्पेशल ऑपरेशन कर रहे हैं, और जब ऑपरेशन का एम खत्म हो जाएगा तब हम रुकेंगे। बीच में जब नाटो और अमेरिका का हुआ तो उन्होंने बोला कि नाटो अमेरिका डायरेक्ट आएगा तो हम जो है और बढ़ाएंगे। और उन्होंने यहां तक बोला था कि दुनिया इतनी भीषण युद्ध देखेगी जो आज तक कभी नहीं हुआ। इवन खबर आती रही कि न्यूक्लियर की भी आई कि उन्होंने अपना अलर्ट कर दिया, न्यूक्लियर ड्रिल भी उन्होंने प्रैक्टिस की है। ये भी चीज आई। रूस की ओर से नहीं आया, अमेरिका ने ज्यादा कहा। बिल्कुल, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो देखिए वन साइडेड हो गया था, इसमें कोई डाउट नहीं था। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टोटली जो है नाटो और वेस्टर्न पावर्स के साथ रहा, उसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन ये चीजें अगर आती रही, और इन्होंने भी बोला था, इसमें पुतिन ने तो बोला था कि बहुत भीषण युद्ध होगा, और उसके बाद ये भी आया था कि इनके पास
फोर्सेस की कमी है। बिल्कुल। जब इन्होंने मोबिलाइजेशन ऑर्डर किया कि 3 लाख और सैनिक हम लगाएंगे, फिर ये भी आया कि इंटरनल वहाँ डिसेंशन हो रहे हैं रशिया में इनके अगेंस्ट। तो एक बहुत चीजें खबर आती रही हैं, लेकिन अभी जो है मैं जो अभी कह रहा था कि देखिए दोनों को नुकसान हुआ है। आर्थिक स्तर पर रशिया को भी हुआ है, रशिया को भी इकोनॉमिक वॉर एक्चुअली लड़नी पड़ रही है और उनको भी प्रॉब्लम तो हो रही है। हालांकि ये कि रूबल डाउन नहीं हुआ, देखा जाए तो रूबल की वैल्यू डाउन तो नहीं हुई, बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ तो डाउन हो ही गई उनकी, -1 में जा सकते हो। हालांकि यूक्रेन तो खैर -12 तक 14 तक जा रहा है, तो असर तो पड़ रहा है उनके ऊपर भी। वो भी हो सकता है रिग्रुप करना चाहें, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि एम भी अचीव करना है और बातचीत भी करना चाहते हैं, तो ये जरा चीज बिल्कुल एक तरह से बराबर नहीं लगती। बातचीत किससे, यूक्रेन से या अमेरिका से? वही मैं आ रहा हूं आगे। उन्होंने कभी स्पेसिफाई नहीं किया कि किससे बातचीत करेंगे। बिल्कुल। और उन्होंने यहां तक ये भी बोला है, अमेरिका ने बोला, अगर उनके परसों की आप स्टेटमेंट देखिए अमेरिका की, तो उन्होंने बोला है कि ये तो छलावा है रूस का, पुतिन का छलावा है। अगर वो बोल रहे हैं बातचीत के लिए, हो सकता है बातचीत के नाम पर वो और टाइम गेन करना चाहते हैं अपनी तैयारी के लिए। इधर ब्रिटिश एमआई की रिपोर्ट है कि अभी जो है रूस पूरी जहां तक ऑक्युपाई किया हुआ है, जहां वो पीछे तक हट गए हैं, वहां डिफेंसेस पूरा ले रहे हैं, माइंस लगा रहे हैं, बंकर्स लगा रहे हैं, पूरे डिफेंसेज अपने ले रहे हैं वहां पर उस जगह। और उनका यह कहना है कि हो सकता है रशिया रीग्रुप करके दोबारा बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च करे। ये दोनों बयानबाजी चल रही है, तो हो भी सकता है कि रशिया अगर मौसम का भी कोई रोल रहने वाला है? देखिए मौसम का बहुत रोल रहने वाला है, क्योंकि इस समय बर्फ जम गई है, बुरे हाल हो रखे हैं वहां पर। मार्च में जब ये कम होगा, बिल्कुल। और वहां पर अभी की हालत यह है कि टैंक्स सारे चल नहीं सकते, जो व्हील्ड गाड़ियां हैं वो चल नहीं पाएंगी, जो ट्रैक्ड टैंक्स या गाड़ियां हैं वो चल पाएंगी, बाकी तो चल नहीं पाएंगी। और वेपन्स भी इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। बर्फ में आप कितने ही गोले फायर कर लीजिए, वो इफेक्ट नहीं होगा जितना डैमेज वो नॉट विदाउट पानी या बर्फ के वो सूखी जमीन पर करता है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो फर्क पड़ेगा, बिकॉज ऊपर है तो उस पर आ रहा है, लेकिन वो भी अगर नीचे गोले फटते हैं तो उससे उतनी डैमेज नहीं होगी। लेकिन ये टाइम गेन करके फरवरी मार्च की तैयारी तो हो ही सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर बातचीत नहीं होती है तो यह भी है कि फरवरी मार्च में हमें और भीषण युद्ध देखना पड़े। अच्छा। लेकिन जो आपने कहा कि बिल्कुल सही है कि अगर बातचीत होनी है तो मुझे नहीं लगता कि ये जेलेंस्की और पुतिन के बीच वाली बातचीत से फर्क पड़ेगा। बातचीत अगर होगी तो ये नाटो या अमेरिका और इनके बीच अगर बातचीत होगी तभी ये चीज आगे बढ़ सकती है। दूसरी चीज अगर देखें आप, इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे, यूरोप का भी बहुत बुरा हाल है। अभी भी जर्मनी देखिए, आप फ्रांस देखिए, इटली देखिए, वहां पर लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। पहली बार इतने उसमें चल रहा है। बिल्कुल। इटली में तो वैसे भी राइट विंग गवर्नमेंट आ गई है, जो कि प्रो रशिया है थोड़ा बहुत उनसे, तो वो लोग उनका ये बहुत बेहाल है, अपने इन्फ्लेशन जितना बढ़ गया है। जर्मनी में देखिए कहां 0.3% होता था, 2 साल में 0.9 से ऊपर, मतलब 30 टाइम्स 40 टाइम्स हर जगह तकरीबन बढ़ चुके हैं पूरे यूरोप में। गैस है नहीं, इस विंटर्स में बुरा हाल हो रहा है। पेट्रोलियम जो वो बाहर से ले रहे हैं, सोचिए क्या कॉस्टली पड़ रहा है, कितना कॉस्टली पड़ रहा है। तो उनको भी कितना पता है कि कितना ड्रेन हो रहा है उनके ऊपर। नाटो जब बना था, यूरोपियन यूनियन जब बनी थी, इन्होंने डिसाइड किया था कि हम 1% से ज्यादा अपने डिफेंस पर खर्च नहीं करेंगे। अभी जर्मनी ने अकेले बोल दिया है कि 2% लगाना पड़ेगा उनको अपने डिफेंस पर। बाकी कंट्रीज, पोलैंड ले लीजिए, इटली ले लीजिए, सभी तो जो है अमेरिकन और साउथ कोरियन वेपन्स खरीदने जा रहे हैं। तो फर्क तो बहुत पड़ रहा है उनके ऊपर भी। और मुझे लग रहा है कि एक वॉर फटीग जिसे कहते हैं वो शुरू हो गया है, सब में शुरू हो गया है। तो सिर्फ रशिया ही नहीं, हर एक देश चाहता है कि हम जो है इसको रोकें और ज्यादा आगे ना बढ़े, नहीं तो ये सबके लड़ाई तो उनके 2 देशों के बीच हो रही है, यूक्रेन और रूस के बीच में, लेकिन नुकसान
इन लोगों का हो रहा है, हर किसी का हो रहा है, और सप्लाई चेन तो पूरी तरीके से बाधित हो रहा सप्लाई है। चेन तो इतना बुरा हाल हो गया। आप देखिए WHO कह रहा है कि भुखमरी की हालत बहुत ज्यादा हो जाएगी, चाहे वो आप मिडिल ईस्ट लीजिए, चाहे अफ्रीका तो लीजिए ही लीजिए, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देखिए क्या हाल है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेशर है कि ये चीज होनी चाहिए। और लेटेस्ट आप देखिए कि परसों जेलेंस्की क्या कह रहे हैं, उन्होंने बोला कि मोदी से उन्होंने बात की है और इंडिया को भी बोला है कि आप जो है इसमें सकारात्मक भूमिका निभाइए इस सीज फायर में, बातचीत में। तो ऐसा नहीं है कि जेलेंस्की नहीं चाहते हैं, वेरी फैक्ट कि वो मोदी से बात करके उनसे कहना चाहते हैं, मतलब चाहते वो भी हैं, लेकिन प्रोबेबली वो चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली फेस नहीं करें पुतिन को, कोई और हमारे लिए ये करे। बिल्कुल। तो सर, क्योंकि अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका गए हुए थे, अमेरिका से उन्हें मदद भी मिली है, भरोसा भी मिला है, क्या अमेरिका या पश्चिम देशों की ओर से यूक्रेन को मदद देकर युद्ध को और भी आगे बढ़ाया जा रहा है? इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि अमेरिका गए क्यों जेलेंस्की? अमेरिका ऐसे तो किसी को बुलाता नहीं। अमेरिका ने जेलेंस्की को बुलाया है तो यूक्रेन के फायदे के लिए नहीं, आई एम वेरी श्योर उसने अपने फायदे के लिए बुलाया है। बिल्कुल। अब आप देखिए, जेलेंस्की उस दिन बखमुद में थे, बखमुद से आए, उसके बाद पोलैंड बाई ट्रेन गए, पोलैंड में एयरबेस पर उनको ले जाया गया बाई CIA, वहां से वो अमेरिकन एयरफोर्स फाइटर जेट में वो गए USA में। जाने के 3 दिन पहले सिर्फ ये चीज इनको पेलेंस्की को और बाकी जो अपोजिशन के हैं उनको बताएगी, और कुछ जो इनका एड्रेस था सीनेट में वो तो लगे 1 दिन पहले ही शाम को बताएगी बाकी सीनेटर्स को। तो ये इतना सीक्रेट रखते हुए इनको ले जाया गया, लेकिन प्लान तो था 10-11 दिन पहले, जो अभी न्यूज आ रही है उसमें था कि 11 दिन पहले होता। उन्होंने भी बोला था कि मैं अगर मैं पहले किसी कंट्री में जाऊं तो मैं वहां अमेरिका जाऊंगा। लेकिन अगर बिडेन ने उनको बुलाया तो मुझे लगा, ये जरूर है कि बिडेन को भी लगा कि उनको भी अपने देश में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप अगर देखिए तो काफी अपोजिशन वहां हो रहा था। रिपब्लिकन्स अभी सीनेट में जो उनकी मेजोरिटी होने वाली है, बिल्कुल, और इनको पता है कि अगर रिपब्लिकन्स ऐसे ही खिलाफ हैं इतने ज्यादा एड के देने के लिए यूक्रेन में, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स दूं तो आप अगर अप्रैल का देखिएगा, अप्रैल में एक सर्वे था, वहां 80% रिपब्लिकन्स उस समय चाहते थे मदद देना। अक्टूबर नवंबर में किन्हीं का आया था, अक्टूबर का आई थिंक था, सितंबर अक्टूबर का, जिस तब तक जो हालत ये हो गई थी कि सिर्फ 57% ही रिपब्लिकन्स कह रहे थे, 23% नीचे आ गए थे। और अब जब ये चुनाव हुआ था उनका और बढ़ रही है वो, तो नेचुरली, और हो सकता है कि जो बिडेन चाहते हैं वो इतनी आसानी से पास नहीं हो सके, तो उनको भी था। दूसरा, विद इन अमेरिका भी काफी लोग अभी वो क्वेश्चन कर रहे थे कि हम क्यों एड दे रहे हैं, बिल्कुल वहां उसको। और यूक्रेन को था, इनको था कि भाई इनको और कुछ चाहिए था, तो इनको जेलेंस्की वहां गए, मिला क्या इनको? उन्होंने बोला कि ठीक है 2 बिलियन, लेकिन 2 बिलियन में एड में क्या चीज जा रही है? जो जा रही हो तो अमेरिकन ही जा रही है, कैश में तो इनके पास कुछ जा नहीं रहा है। पहली चीज, पैट्रियट बहुत दिनों से, कई महीनों से मांग रहे थे, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, एक बहुत अच्छी ये एयर डिफेंस है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, बहुत अच्छी है। इनफैक्ट है तो पुरानी, लेट 80s की है, 90s के टाइम ये बहुत ज्यादा गल्फ वॉर वगैरह में इस्तेमाल हुई थी, और उस समय इन्होंने बोला था कि 90% एक्यूरेसी है, लेकिन बाद में आया कि अबाउट 60% है। बट बहुत एक पोटेंट वेपन है जो कि जो मिसाइल्स हैं उनके अगेंस्ट बड़ी कारगर होगी, और एक बैटरी इनको दी जा रही है जो कि ये कह रहे हैं कि फिर भी कम है। इसकी रेंज तकरीबन 30 किलोमीटर से 150, कुछ में 200 तक भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारी रेंज का एमिनिशन अमेरिका इनको देगा, जो उसने गन्स के साथ किया था या रॉकेट्स के साथ लॉन्ग रेंज नहीं दिया था। हालांकि रूस की जो S-400 है वो इससे अच्छी है, जो इंडिया के पास भी आ रही है, वो 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके पास दो ही पर्टिकुलर टाइप के वॉरहेड्स हैं जो यूज हो सकते हैं, S-400 में ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी कमी एयर डिफेंस की थी जो ये पूरी कर सकता है यूक्रेन की। हालांकि रशिया ने कहा है कि वो ये उनके पास कैपेबिलिटी है पैट्रियट्स को भी मार गिराने की, एंटी मिसाइल से
तो वो तो देखने की बात है। तो वही एक चीज इनको मिली है वहां पर जा करके। हालांकि जेलेंस्की ने जो भाषण अपना दिया वहां 2-3 चीजें उनकी इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने बोला कि भाई अपनी उन्होंने लाचारी दिखाई कि क्या है। उन्होंने यहां तक ये भी कहा कि जो आप एड दे रहे हैं ये चैरिटी नहीं है, ये भीख नहीं है, ये बल्कि उन्होंने बोला कि आप पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं, बिल्कुल, ये दे करके दिखा करके। तो अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कृतज्ञता दिखाई और उनको बताया। तो वो तो उनको है कि चलिए उनको ये पैट्रियट है जो उनको पहले बता दिया गया था कि ये मिलेगा। लेकिन इसको मैं अगर दूसरी तरफ से देखूं तो अमेरिका को क्या फायदा हुआ? अमेरिका का मुझे लगता है कि बिडेन को सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो पब्लिक को बता पाए कि भाई मैं नहीं दे रहा हूं, ये जरूरत है, जरूरी है इनको देना। अगर यूक्रेन को और वहां इसको रखना है और रूस को कंटेन करना है तो हमें जरूरी है, मानवीय आधार पर दे रहा हूं, मदद देना बहुत जरूरी है। और सिर्फ मानवीय नहीं, ये करके कि नाटो की अगर हमने अगर बचा के रखना है और यूएसए को अगर रशिया को रोकना है तो ये हमें जरूरी है। और रिपब्लिकन्स को भी वो दिखाना चाहते होंगे कि आप खुद ही सुन लीजिए, मैं तो कह ही रहा हूं, ये खुद ही बता रहे हैं कि क्यों इनको जरूरत है, क्यों देना चाहते हैं। तो ये है। और इलेक्शन तो अगले साल से शुरू हो जाएंगे, इनके नॉमिनेशन और बाकी चीजें उस पर भी इन्होंने इफेक्ट डालना है। तो ये चीजें थी जो कि जरूरी थी। हालांकि बहुत ज्यादा कुछ इतना फायदा तो नहीं हुआ मुझे लगा, लेकिन वेरी फैक्ट कि हाँ बाहर निकल के वहां गए और अपनी बात दुनिया तक वहां पहुंचा सके, तो ये एक चीज है, एक अचीवमेंट है वहां। लेकिन उसी समय एक और चीज थी जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, इनके डिप्टी चेयरमैन पुतिन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो पहले प्रेसिडेंट थे, वो भी उस समय चाइना में थे। तो यहां इनकी बात चल रही थी, वहां रशिया और चाइना की भी बात चल रही थी। और उसके बाद ही चाइना का इनका स्टेटमेंट आया कि हम और नजदीक जाएंगे और क्लोज एक दूसरे के हम मदद करेंगे। तो वो वाली चीज ज्यादा मैंने कहा जैसे वो न्यूज में नहीं आई और ये चीज न्यूज में आई है। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं देखता हूं एक्सेप्ट पैट्रियट। और जो इनके पास एक्चुअली देखा जाए तो इनके पास भी हथियार और एमुनिशन काफी खत्म हो गया था। यूक्रेन को बहुत जरूरत है इनको। नाटो ने जितना देना था दे दिया। उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इतना हथियार एक साथ बना सकें और दे सकें। अमेरिका ही है जो कि ये कर सकता है, इनको दे सकता है। तो उस चीज में जरूर ये फायदा होगा। दूसरा ये है चूंकि लड़ाई थोड़ी धीमी हो गई है इस समय बर्फ और बाकी चीजों की वजह से, तो ये वहां पर जा सकते थे और अपने बिल्डअप के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए ये कर सकते थे। अच्छा, एक वो है कि लड़ाई धीमी हुई है बर्फ और मौसम की वजह से। बिल्कुल। और बर्फ, मौसम और थोड़ा एम्युनिशन में जैसे मैंने कहा कमी दोनों तरफ हुई है। वॉर मशीनरी दोनों ने बढ़ाया है अपना। बिल्कुल। तो आपके नजरिए से वर्तमान में देखा जाए, आपके नजरिए से, खास करके रक्षा विशेषज्ञ के नजरिए से, तो ये युद्ध किस ओर बढ़ रहा है? ये बड़ा सवाल है क्योंकि पूरी दुनिया में ये सवाल पूछा जाता है कि कब खत्म होगा, इस युद्ध के नतीजे क्या रहेंगे, इस युद्ध में पीछे कौन हटेगा पहले। ये तमाम ऐसे सवाल है, भारत की इसमें भूमिका क्या रहने वाली है। तो इस नजरिए से आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, युद्ध का तो हमने बात किया कि युद्ध जब तक ये मिल करके नाटो या यूएस अगर नहीं वो करेंगे रुकने का, तो रुकेगा नहीं। पुतिन अपने आप युद्ध नहीं रोकेंगे क्योंकि वो उनकी, अगर पुतिन ने युद्ध रोक दिया तो अपने देश में और अंतर्राष्ट्रीय जो अभी हमने पढ़ा रैंड कॉर्पोरेशन वाली, वही चीज आएगी कि वो जो है बिल्कुल नीचे हो जाएंगे और उनकी कोई कीमत रह नहीं जाएगी अपने देश में और बाहर के देशों में। भले वो अपने आप को कुछ भी आगे बढ़ा लें, जितना भी इकोनॉमिकली और बाकी चीजों से वो। और दूसरी जहां तक है, आपने पूछा भारत की भूमिका। देखिए, हमने टर्की की भूमिका देख ली, जबकि टर्की दोनों तरफ से है। वो नाटो का भी मेंबर है, अमेरिका से भी क्लोज था, रशिया से भी क्लोज है। S-400 लिया है रशिया से उसने, जो अमेरिका नाराज हुआ था। और उसके कूटनीतिक संबंध काफी हैं। 2-2, 3-3 मीटिंग्स कराई उन्होंने। वही जो है यूएनओ के साथ करके उसने जो एक ग्रेन डील है
एक्सपोर्ट करने की, यूक्रेन की और इसकी रशिया की, दोनों की मिल करके उसने कराया था, लेकिन वॉर के उस पर आगे नहीं बढ़ पाया। वो वहां पर वो कुछ नहीं कर पाया, वहीं रह गया है। अब उम्मीद जरूर, जबकि दोनों ने बोला है, 2-3 बार बात हो चुकी पुतिन की और मोदी की। अब आपने लेटेस्ट स्टेटमेंट हमने अभी देखा इनकी, जेलेंस्की की मोदी से, और CIA की देखा स्टेटमेंट की, पुतिन को रोका, उनका स्टेटमेंट है न्यूक्लियर वॉर से। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमारी इंडिया की भूमिका, देश की भूमिका काफी है, जो हम अब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी जो है अमेरिका के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी और मोदी के साथ भी, पुतिन के साथ भी, मोदी के, सबके रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। आपने देखा यूक्रेन से हमने 20,000 जो अपने ऑपरेशन गंगा हुआ था, एक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जबकि दोनों देशों ने जब खार्किव के आसपास का वो था, दोनों देशों ने उस समय लड़ाई रोक दी थी। बिल्कुल। तो वेरी फैक्ट की अगर ये हुआ तो मतलब हिंदुस्तान, अगर हम चाहें तो इसमें मध्यस्थता कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम चुप बैठे हैं। जरूर हमारे देश के पीछे काम हो रहा है, बिल्कुल चल रहा होगा, मोदी जरूर कुछ न कुछ इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जैसे हमने देखा अपने प्राइम मिनिस्टर को, ऐसे नहीं है कि वो पहली हर एक चीज का अनाउंसमेंट कर दें, वो जरूर पूरा देखेंगे, ग्राउंड जब पूरा बन जाएगा तभी इसकी बात करेंगे। और डेफिनेटली मैं मुझे विश्वास है कि इस पर ये आगे बढ़ रहे हैं, और कभी न कभी जब भी है ये समय आएगा कि हिंदुस्तान इसमें आगे बढ़ेगा, मोदी इसमें आगे बढ़ेंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे, और एक बार राउंड टेबल होगा जहां पर कि इसके ऊपर चर्चा हो पाएगी। रुक पाएगी, कितनी रुक पाएगी ये तो हम आगे ही चल के बात कर सकते हैं। कंडीशंस क्या होंगी, इसकी भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो हम अभी बात कर रहे थे, यूक्रेन, जेलेंस्की ने बोला कि हम क्रीमिया तक लेंगे, पुतिन ने बोला कि जो हम ले लिए हैं हम वो भी नहीं देंगे, हमारा तो एम कुछ और है। तो इस चीजें हैं जो कि किसी न किसी को थोड़ा बहुत आगे पीछे आएंगे, तभी जाकर के कुछ यूक्रेन को देना पड़ेगा और कुछ इनको लेना पड़ेगा। यही चीज आज की डेट में यूके में भी और यूएस में भी और जर्मनी और फ्रांस में भी कही जा रही है। अगर रोकना है तो दोनों तरफ से होगा। बिल्कुल। नाटो की भूमिका आगे क्या रहने वाली है, क्योंकि आप देखिए, अगर जर्मनी और आपने यूरोप की बात की, यूरोप के कई देशों की हालत खराब है, गैस और पेट्रोलियम पदार्थ, लेकिन कहीं ना कहीं रूस से उनको सप्लाई तो मिल रहा है ना। पहले मैं सप्लाई वाली बात लूंगा। आप देखिए जून तक पूरी फुल गैस और इसकी पेट्रोलियम की सप्लाई उनको जा रही थी। कोई रुका नहीं था, बोलते सभी जा रहे थे, बिल्कुल, लेकिन सारा कुछ जा रहा था। मुश्किल सिर्फ ये है कि जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन पर हर एक पर मैक्सिमम कंट्रोल जो है वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का है। जितनी आप देखिए, जितने ये बड़ी शिप्स हैं जो कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले जाती हैं, मैक्सिमम कंपनीज जो हैं इनकी हैं, यूएसए की और यूरोपियन यूनियन की हैं। इसीलिए ये पाइपलाइन बन रही थी। ये पाइपलाइन जर्मनी की जो रशिया से बन रही थी, और आपने देखा कि ये यूएसए में रैंड की रिपोर्ट थी कि उसको जो है और डैमेज हुआ, वो बंद हुई। लेकिन रूस ने भी रोका नहीं अपना। इन्होंने तो $60 बोला था, कैप किया था कि उससे ऊपर नहीं करेंगे, और आप देखिए इंडिया तो उससे भी कम पर ले रहा था, और बाकी कंट्रीज में थ्रू चाइना, थ्रू ईरान पूरा रशिया का जा रहा था पेट्रोलियम जो जितना है। दूसरा, अगर पिछले हफ्ते की रिपोर्ट देखें तो रशिया ने बोला है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हमारे गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं उनको हम थ्रू टर्की सप्लाई करेंगे। ऑलरेडी वहां उन्होंने बेस बना दिया है टर्की में। तो ये उन्होंने लालच दे दी है कि आप ले सकते हैं। और एक चीज आप देखिए, पूरा यूरोपियन यूनियन, नाटो के जितने कंट्रीज हैं, सारे एनर्जी और इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्ट्स के लिए ये सारे डिपेंडेंट थे बाहर। बिल्कुल, अपना तो इनका है नहीं। मैक्सिमम फूड वगैरह तो सब इधर से ही आता था। लार्जेस्ट सप्लायर रशिया और यूक्रेन ही था, हर एक चीज का, सब जगह। तो वो बंद होने पर इनकी तो आपको पता ही है कि कितना इन्फ्लेशन और बाकी चीजें बढ़ रही हैं।
तो नाटो का जहां तक है, नाटो ने भी रियलाइज कर लिया कि वो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो कब तक वो सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट रहेंगे। और अमेरिकन वॉर इंडस्ट्री वो ऐसा तो करती नहीं है कि कंसेशन पर चीजें देगी। वो तो उनके लिए तो जितनी जितनी मतलब महंगी चीजें उनके पास हैं वो तो रशिया काफी सस्ते में देता है। तो दूसरी चीज, हर एक को लगा कि अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। फिनलैंड, स्वीडन जो कभी सोचते कि न्यूट्रल कंट्रीज, उनको लगा ही नहीं कि कभी उनको आर्मी स्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, इतने वेपन्स हथियार रखने पड़ेंगे। वो जो है नाटो में जाना चाहते हैं और हथियार खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल। पोलैंड ने 20 बिलियन का बताइए कॉन्ट्रैक्ट साउथ कोरिया से कर लिया है गन्स और बाकी चीजों के लिए। तो इस तरह नाटो में अभी लोगों में मैं कहूंगा बौखलाहट सी हो गई है कि भाई ये कितना सक्सेसफुल होगा। ऐसी सिचुएशन अगर आएगी, न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन आएगी तो कौन उनकी मदद करने जाएगा। बिल्कुल। 60 मतलब जितनी वर्ल्ड के 80% न्यूक्लियर, 80 क्या 90% तो रशिया और अमेरिका के पास है। बिल्कुल। 12,000 में से 11,500 तक, मतलब 11,000 तक इनके पास, 6,500 के तकरीबन जो रिपोर्ट है कि 6,000 के आसपास रशिया के पास हैं, 5,000 कुछ अमेरिका के पास हैं, 400-500 ये चाइना के पास हैं और बाकी पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कोरिया मिलाकर के हैं। तो अगर ये सिचुएशन है तो उनको भी प्रॉब्लम तो है। और अगर रशिया इंफ्रास्ट्रक्चर पर जैसे डैमेज कर रहा है, वो चीज उन्होंने अगर नाटो की करने लगा तो उनके तो वो तो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा ऐशो आराम में रह रहे हैं। वो तो ये अगर उनके 1 घंटे बिजली निकल जाए तो मुश्किल हो जाती है। तो ये चीजें जो है नाटो को में बौखलाहट इस वजह से है। तो ये नाटो का मुझे लगता कि वो या तो अभी सिचुएशन ये है कि हर एक देश कहेगा कि हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट न रह करके हमको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा इन चीजों में जो उन्होंने देख लिया, जो एनर्जी सप्लाईज हैं, और डिफेंस में अपने आप को थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा। और शायद हर देश अब अमेरिका पर उस तरीके से भरोसा भी बिल्कुल सही बात है। आप देखिए जापान क्या कर रहा है। जापान ने साउथ कोरिया से और फ्रांस से उन्होंने वो किया अभी इसके लिए फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, और अपनी वो डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, जो कि कभी जापान ने इतना ज्यादा नहीं किया। तो ये सब चीजें आखिरी अगर आप देखें तो आगे जा ही रही हैं। तीसरी चीज, कोरिया को हम नहीं लाए बीच में। नॉर्थ कोरिया देखिए, इतनी छोटा देश है, उसके पास आप देखिए कि उसने अगर देखा जाए तो अमेरिका को घुटने पर ला दिया। ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट 2 बार मीटिंग की है उससे इसी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। हुआ क्या? कोई रिजल्ट नहीं आया। और अभी वो न्यूक्लियर टेस्ट अपने किए जा रहा है। किसकी शय पर? चीन और रूस। तो ऐसा अगर उनके बगल में है, नाटो और यूरोप के बगल में ही है, तो नेचुरली उनमें उनको भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा आगे कि क्या ये सिर्फ जो उन्होंने पहले सोचा उसी हिसाब से चल सकते हैं, जो कि एक मुश्किल चीज अभी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। तो आप हमारे साथ जुड़े, इतनी लंबी चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।